चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, नीति आयोग ने इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज रिपोर्ट जारी की। भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था को विकास की संभावना वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नीली अर्थव्यवस्था को साकार करना है। ऐसे में यह रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो मात्स्यिकी के संसाधनों की कुल संभावित क्षमता 7.16 मिलियन टन अनुमानित है। हालांकि इस क्षमता का अभी भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना बाकी है। प्रमुख चुनौतियां तो अवसंरचना और तकनीकी अभाव। तो केवल 90 फिशिंग हार्बर ही गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले बड़े जहाज़ों को संभालने की क्षमता से युक्त हैं। गहरे समुद्र के संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन भी एक तकनीकी चुनौती बनी हुई है। विनियामक खामियां तो वर्तमान में भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने और संबंधित गतिविधियों के लिए विनियामक कानूनों का अभाव है। इससे वैध, असूचित और अविनियमित रूप से मछली पकड़ने की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्षेत्र के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 20,050 करोड़ रुपए के निवेश वाली 5 वर्षीय योजना यानी वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक है। PMMSY के तहत सरकार पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में जाकर और अपतटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले जहाज खरीदने या जहाजों में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने हेतु 60% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अन्य तो इसमें मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति 2020 आदि शामिल है। निष्कर्ष तो रिपोर्ट में नीतियों में आवश्यक बदलाव और मछली पकड़ने वाले जहाजों के बेड़े के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि सभी प्रकार की सब्सिडियों को कम से कम किया जाए और चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 घोषित किया गया। तो ये जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन और पीटर होविट को नवाचार संचालित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार का एक आधा हिस्सा जोएल मॉकियर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पहचान हेतु दिया जाएगा। दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को सृजनात्मक विनाश के माध्यम से सतत समृद्धि के सिद्धांत के लिए साझा किया जाएगा। उन्होंने यह बताया कि इतिहास में पहली बार पिछली 2 शताब्दियों में सतत वैश्विक आर्थिक समृद्धि देखने को मिली है। उनका योगदान तो जोएल मॉकियर, उन्होंने उन तंत्रों का वर्णन किया जो वैज्ञानिक सफलताओं और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को एक दूसरे को बढ़ाने तथा एक स्वसृजक प्रक्रिया बनाने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने सतत समृद्धि के लिए आवश्यक कारकों की पहचान की। इनमें निम्नलिखित शामिल है, उपयोगी ज्ञान का सतत प्रवाह, तो इसमें प्रस्तावात्मक ज्ञान और निर्देशात्मक ज्ञान शामिल है। प्रस्तावात्मक ज्ञान तो यह दर्शाता है कि कोई क्यों काम करता है। निर्देशात्मक ज्ञान तो वर्णित करता है कि किसी द्वारा काम करने के लिए क्या आवश्यक है। वाणिज्यिक ज्ञान तो विचारों को वाणिज्यिक उत्पादों में बदलना, परिवर्तन के प्रति सामाजिक खुलापन। फिलिप एगियन और पीटर हॉविट तो उन्होंने सृजनात्मक विनाश की व्याख्या करने के लिए एक गणितीय मॉडल तैयार किया। सृजनात्मक विनाश के अनुसार जब बाजार में नए और बेहतर उत्पाद आते हैं तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो देती हैं या बाजार में बाहर हो जाती है। इसे सृजनात्मक कहा जाता है क्योंकि यह नवाचार पर आधारित है। यद्यपि यह विनाशकारी भी है क्योंकि पुराने उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं और अपना वाणिज्यिक मूल्य खो देते हैं। फिर नेक्स्ट है, बाघों के लिए IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीशीज आकलन जारी किया गया। इस आकलन में बाघों की संख्या को क्रिटिकली डिप्लेटेड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये बाघों के समक्ष मौजूद गंभीर ऐतिहासिक और वर्तमान खतरों को दर्शाता है। इन खतरों में पर्यावरण क्षति, शिकार में कमी, अवैध शिकार और क्षेत्रीय स्तर पर विलुप्ति शामिल है। इस आकलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो बाघों की संख्या ये घट रही है। वर्तमान अनुमान वयस्क बाघ है 2608 से 3905। जिस
24 क्षेत्रों का आकलन किया गया है। उनमें से 9 क्षेत्रों में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं। साथ ही जहां बाघ अभी भी मौजूद हैं वहां भी संकटग्रस्त स्थिति में है। अभी तक किए गए संरक्षण प्रयासों के प्रभाव और पुनः प्राप्ति क्षमता की स्थिति यह क्रमशः उच्च एवं मध्यम है। IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज के विषय में देखते हैं तो इसे 2012 में शुरू किया गया था। यह IUCN रेड लिस्ट में दर्ज संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची पर आधारित है। इसे 2020 में IUCN की रेड लिस्ट आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था। यह प्रजातियों की आबादी की पुनः प्राप्ति, उनके विलुप्त होने के जोखिम और साथ ही साथ संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक साधन प्रदान करता है। श्रेणियां तो इसमें लार्जली डेप्लेटेड, मॉडरेटली डेप्लेटेड, स्लाइटली डेप्लेटेड, फुली रिकवर्ड आदि शामिल हैं। ग्रीन स्टेट्स कैसे किसी प्रजाति की पुनः प्राप्ति को निर्धारित करता है? तो कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड हो जाती है यदि वह अपने ऐतिहासिक प्रवास के सभी भागों में मौजूद है, मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित। वह अपने पूरे प्रवास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद है, विलुप्त होने का खतरा नहीं है। वह अपने प्रवास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है आदि। इन सभी कारकों के आधार पर ग्रीन स्कोर 0 से 100% प्रदान किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त होने के कितने निकट है। बाघ के विषय में देखते हैं तो बाघ विश्व का सबसे बड़ा वन्य विडाल वंशी है। दुनिया में वनों में मौजूद बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में है। प्राकृतिक प्रवास वाले देश बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया आदि। प्रवास वन, सवाना, झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान, आर्द्रभूमि आदि। संरक्षण स्थिति तो IUCN लाल सूची में एंडेंजर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध, तो साइट्स में परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध। बात की हमने पैंथेरा डिग्रीज की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के पंजीकरण महानिदेशक द्वारा संकलित की जाती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो जन्म के समय लिंगानुपात वर्तमान में प्रति 1000 लड़कों पर 928 लड़कियां हैं, सिक्किम को छोड़कर। उच्चतम अरुणाचल प्रदेश 1085 तथा सबसे कम है झारखंड 899। संस्थागत मृत्यु और जन्म का हिस्सा सिक्किम को छोड़कर तो क्रमशः 74.7% और 24% है। जन्म से संबंधित आंकड़े तो पंजीकृत जन्मों की संख्या 2022 की तुलना में 0.9% कम हो गई है। जन्म के पंजीकरण का स्तर 98.4% तक। शहरी क्षेत्रों में जन्म का पंजीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है। मृत्यु से संबंधित आंकड़े तो पंजीकृत मौतों की संख्या 2022 की तुलना में 0.1% बढ़ी है। मृत्यु के पंजीकरण का स्तर तो 97.2% तक। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज मौतें शहरी क्षेत्रों से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु का पंजीकरण शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है। 2022 की तुलना में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जन्म पंजीकरण और 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100% मृत्यु पंजीकरण हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण महिलाओं की तुलना में अधिक रहा है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के विषय में देखते हैं। यह एक ऐसी एकीकृत प्रक्रिया है जिसके तहत जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु और मृत जन को दर्ज किया जाता है, लेकिन विवाह व तलाक को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म एवं मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य है। 2023 में किए गए संशोधन ने डिजिटल पंजीकरण और राष्ट्रीय व राज्य डेटाबेस आदि के निर्माण को संभव किया है। फिर नेक्स्ट है भारत के संरचनात्मक नियोजन और विकास इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विविध नई पहलें शुरू की गई। तो ये पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई प्रमुख पहले कौन सी है? तो PM गति शक्ति पब्लिक, तो इसने NMP प्लेटफॉर्म को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यह नेशनल जियो स्पेशियल डेटा रजिस्ट्री द्वारा संचालित है। यह भूस्थानिक डेटा और उन्नत विश्लेषण तक व्यापार पहुंच को सक्षम करेगा। PM गति शक्ति अपतटीय, तो यह कई क्षेत्रों में अपतटीय विकास को एकीकृत नियोजन और प्रबंधन के लिए समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेगी। यह अपतटीय
परियोजनाओं जैसे विंड फार्म, समुद्री संसाधन और तटीय अवसंरचना के लिए डेटा आधार निर्णय लेने में सहायता करेगी। 112 आकांक्षी जिलों के लिए पीएमजीएस जिला मास्टर प्लान तो ये डेटा आधारित स्थानीय अवसंरचना विकास और समग्र क्षेत्रीय विकास को मजबूत करेगा। ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्र आधारित नियोजन का समर्थन करेगा। फिर है लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शन शील्ड 2025। तो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देगा। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक प्रमुख पहल है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के विजन और पीएम गति शक्ति के अनुरूप है। यह संधारणीयता, ईएसजी यानी पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस प्रथाओं, ग्रीन लॉजिस्टिक्स आदि पर भी जोर देगा। पीएमजीएस एनएमपी डैशबोर्ड तो यह प्रगति की निगरानी और कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 तो इस योजना ने भारत में अवसंरचनात्मक नियोजन और क्रियान्वयन को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया है। यह 57 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के भूस्थानिक डेटा को एकीकृत करता है। एनएमपी के 7 इंजन रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है इजराइल गाजा शांति समझौता। तो शांति समझौता के तहत हाल ही में 48 बंधकों को रिहा किया गया और इजरायली सेना गाजा सिटी से पीछे हटकर निर्धारित येलो लाइन तक चली गई। यह युद्ध 2 साल से अधिक समय तक चला। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इजराइल हमास युद्ध विराम और शांति समझौते के बारे में। तो यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति की 20 सूत्रीय योजना पर आधारित है। इस समझौते में युद्ध विराम, इजरायली सेनाओं की निर्धारित सीमा पर वापसी और सभी बंधकों की रिहाई शामिल है। मध्यस्थ देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की। भारत का रुख तो भारत ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए किए जा रहे शांति प्रयासों का स्वागत किया और बहुपक्षीय कूटनीति का समर्थन किया। यह समझौता भारत की संतुलित पश्चिम एशिया नीति को मजबूत करता है, जिसमें इजराइल, फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ समान रूप से संबंध बनाए रखना शामिल है। फिर नेक्स्ट है टिपिंग पॉइंट। तो गर्म जल की प्रवाल भित्तियां अपनी थर्मल टिपिंग पॉइंट को पार कर चुकी हैं। इससे इनमें अपरिवर्तनीय क्षति होगी, यानी वापस बेहतर स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसके विषय में देखते हैं तो आईपीसीसी के अनुसार टिपिंग पॉइंट किसी भी प्रणाली में वह महत्वपूर्ण सीमा होती है जिसे पार करने पर उस प्रणाली की स्थिति में बड़ा बदलाव आता है और इसे पुरानी स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। परस्पर जुड़े हुए टिपिंग पॉइंट, तो टिपिंग पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि एक की सीमा को पार करने से दूसरे टिपिंग पॉइंट्स में भी इस तरह के बदलाव हो सकते हैं। इससे पृथ्वी की सततता को खतरे में डालने वाला श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा हो सकता है। खतरे में पृथ्वी की अन्य प्रणालियां तो अमेजन वर्षावन, अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, सब पोलर गाइर, जमीन पर पर्माफ्रॉस्ट, पर्वतीय ग्लेशियर आदि। फिर नेक्स्ट है पासनी पोर्ट। तो हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पासनी बंदरगाह के विकास और संचालन का अवसर देने की पेशकश की। इस बंदरगाह को अमेरिका के लिए पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंचने का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। अवस्थिति यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले में अरब सागर में स्थित है। सामरिक महत्व यह चीन द्वारा संचालित ग्वादर पोर्ट से लगभग 70 मील और ईरान के चाबहार पोर्ट से लगभग 178 मील की दूरी पर अवस्थित है। इसकी अवस्थिति इसे दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के लिए एक आदर्श केंद्र बनाती है। फिर नेक्स्ट है रोडामाइन बी। तो वैज्ञानिकों ने कॉफी रिंग इफेक्ट और नैनो प्रौद्योगिकी सिद्धांत का उपयोग करके रोडामाइन बी जैसे विषाक्त तनुओं का पता लगाने की एक प्रभावी और संवेदनशील विधि खोजी है। कॉफी रिंग इफेक्ट एक स्वस्फूर्त परिघटना है जिसमें कॉफी के एक बूंद के केंद्र से चारों किनारे की ओर कोशिकीय प्रवाह यानी केशिकीय प्रवाह सभी घुलनशील पदार्थों को बूंद के किनारों की ओर धकेल देता है। वास्तव में इस परिघटना के तहत वाष्पित होती हुई द्रव बूंद के किनारों के चारों ओर ठोस कणों की एक रिंग बन जाती है। इसके विषय में देखते हैं। जल में घुलनशील चमकीले गुलाबी रंग की फ्लोरोसेंट सिंथेटिक डाई है। उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में, वस्त्र, कागज और चर्म उद्योग में। विशेषताएं तो विषाक्त यह त्वचा, आंखें और श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसरकारी है। पर्यावरणीय प्रदूषक यह जल में लंबे समय तक बना रहता है। खाद्य और कॉस्मेटिक जैसे उत्पादों में इसका प्रयोग प्रतिबंधित है।
फिर नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहले। तो हाल ही में आरबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण पहले शुरू की, जैसे कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, रिटेल सैंडबॉक्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट। नई पहलों के विषय में देखते हैं तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, तो इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा रहा है। ये विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करेगा और इसे ऋणदाता को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे ऋण लेने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर मूल्यांकन कर सके। इसका उद्देश्य ऋण वितरण को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। CBDC रिटेल सैंडबॉक्स, तो फिनटेक कंपनियों के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म है जहां वे नई तकनीकी समाधान विकसित और परीक्षण कर सकती हैं। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी केट मुद्रा का डिजिटल रूप है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टोकनाइजेशन, तो यह प्रक्रिया तेज निपटान, बेहतर तरलता और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। टोकनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वास्तविक परिसंपत्ति जैसे स्टॉक का डिजिटल रूप टोकन बनाकर उसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में भंडारित किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो नेगोशिएबल मनी मार्केट उत्पाद है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा फंड्स के बदले में डीमैट रूप से या प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक होती है, न्यूनतम होती है 7 दिन। फिर नेक्स्ट विश्वास योजना, तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक में विश्वास योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय न्यासी बोर्ड त्रिपक्षीय बोर्ड है। इसमें सरकार, केंद्र और राज्य दोनों नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO केंद्रीय न्यासी बोर्ड को सहायता प्रदान करता है। ये बोर्ड निम्नलिखित 3 योजनाओं का संचालन करता है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना 1976। विश्वास योजना, तो उद्देश्य है इसका कम दंड का भुगतान के माध्यम से मुकदमेबाजी को कम करना। मुकदमों का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि भविष्य निधि में देरी से जमा की गई राशि पर अत्यधिक दंड लगाए जाते हैं। भविष्य निधि इस प्रकार की सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान करते हैं। अवधि है ये योजना 6 महीने तक चालू रहेगी और इसे अन्य 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मुद्रास्फीति, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून 2017 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। यह कमी मुख्य रूप से बेस इफेक्ट और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। हालांकि कोर मुद्रास्फीति 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी है। मुद्रास्फीति के विषय में देखते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, तो वस्तुओं और सेवाओं की निर्धारित सूची यानी बास्केट की कीमतों में हर महीने होने वाले बदलाव को मापता है। जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कोर मुद्रास्फीति या ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापती है, जिनकी कीमतें आमतौर पर स्थिर या अनुमानित रहती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने CPI आधारित मुद्रास्फीति दर के लिए RBI की सहनशीलता सीमा 4% या इससे 2% अधिक या कम तय किया है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है मेडागास्कर, राजधानी है अंटानानारिवो। तो मेडागास्कर में सरकार विरोधी जेन जी विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार गिर गई। इसके विषय में देखते हैं। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के पास हिंद महासागर में अवस्थित है। समुद्री सीमाएं कोमोरोस, फ्रांस, मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशल्स से लगती है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया के 3 सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो। कुछ स्थानिक प्रजाति, तो मेडागास्कर में पाई जाने वाली लगभग 90% वनस्पति और जीव प्रजातियां कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ऐसा समुद्री धाराओं द्वारा अफ्रीका से मेडागास्कर के अलगाव के कारण है। मेडागास्कर और भारतीय मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून चक्र की शुरुआत मेडागास्कर के पास होती है, जहां मस्कारेन उच्च दाब क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी पवनें चलती हैं। भूमध्य रेखा पर पार करने के बाद ये पवनें दिशा बदलकर नमी से भरी दक्षिण पछुआ पवनों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो भारत की ओर बढ़ती हैं। ये बात की हमने मेडागास्कर की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।